नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी कथा जगत की वर्तमान नामी गिरामी लेखिकाओं में से एक गीता पंडित की लिखी हुई कहानी फेसबुकिया मॉम। मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अगस्त माह का पहला रविवार है। सुबह सुबह का छुटपुटा है। अभी वृक्ष सोए पड़े हैं। डालियाँ पंछियों की चहचहाट सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन कहीं कोई आवाज़ नहीं, केवल एक आवाज़ को छोड़कर बादलों की गर्जन तर्जन, कभी तेज़ कभी धीमी, कभी बिजली कड़कने की ज़ोर की आवाज़। शायद बारिश होने वाली है। अच्छा है, दिल्ली को गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। आहा, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। ये सोचते ही मन में गुदगुदी होने लगी। सब सो रहे हैं या सोने का उपक्रम कर रहे हैं। पूरा हफ्ता गहन अवसाद में व्यतीत हुआ। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की मृत्यु से अभी तक मन अशांत है। टेररिस्ट याकूब मेनन को फांसी भी। पता नहीं क्या गलत है और क्या सही, लेकिन मृत्यु तो मृत्यु है। वो चाहे किसी की भी हो, मन को पीड़ित करती ही है। मुझे नींद नहीं आ रही, वरना मैं भी घोड़े बेचकर सोती हूँ। छुट्टी का ये एक दिन ऐसा होता है जब केवल आराम से सोने का मन करता है। रोज़ाना की भागदौड़ से अलग कुछ पल अपने लिए और कुछ अपनों के लिए बिताने का मन, सैर सपाटे का, मॉल या मूवी जाने का मन होता है। मेड को भी इस दिन देरी से आना होता है, लेकिन आश्चर्य है ना, आज मैं दिन निकलने से पहले उठ गई। अब तो कॉफ़ी भी खुद बनानी होगी। कॉफ़ी पीकर भी रिक्तता कम नहीं हो पा रही है। लिखने पढ़ने का भी मूड नहीं है। संगीत सुन सकती हूँ, जो मुझे हमेशा ही तरोताज़ा कर देता है, लेकिन इतनी सुबह वो भी नहीं, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ईयरफोन लगाकर सुनना नहीं चाहती, तो क्या किया जाए। ऐसे में लैपटॉप पर बैठकर सोशल साइट्स पर जाना उचित है। ये सोचकर लैपटॉप वहीं बेड पर लेकर बैठ जाती हूँ। सबसे पहले अपना ईमेल चेक करती हूँ। फेसबुक खोलकर अपनी प्रोफाइल पर जाती हूँ। स्टेटस लिखने का मन नहीं है, इसलिए फेसबुक के होम पेज पर जाकर यूं ही घूमने लगती हूँ। तभी एक स्टेटस पर निगाह देर तक अटकी रह जाती है। कुछ टूट रहा है भीतर, वो जानती है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। टूटन कहाँ नहीं है। हर रोज़ हर घड़ी कुछ ना कुछ टूटता है। आशाएं टूटती हैं, इच्छाएं टूटती हैं, रास्ते टूटते हैं, मंजिलें टूटती हैं, रिश्ते नाते टूटते हैं, प्रेम टूटता है, यानी ज़िंदगी टूटती है। ज़िंदगी रूठती है। ज़िंदगी का रूठना टूटना आप जानते हैं ना क्या होता है। ज़िंदगी की टूटन सपनों को तोड़ती है। सपनों की टूटन ज़िंदगी को सजा याफ्ता सड़कों पर धकेल बंजारन बना देती है, जहाँ दिन में रात होती है और रात को सूरज पहरा देता है। रात की रानी मुरझा जाती है और कुम्हला जाती है सुबह की वो कोमल कली, जो नीची नज़रें किए खामोश पड़ी रहती है, जिसको स्कूल जाते बच्चों को गुड मॉर्निंग कहना होता है, ऑफिस जाते हुए को बाय बाय बोलना होता है। भोर पंछियों का कलरव भूल जाती है। डालियाँ उदास मुंह लटकाए बैठी रहती हैं। पत्ते चुपचाप सुन्न पड़े रहते हैं। हवा बावरी होकर कहीं गुफा में जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है, जैसे प्रार्थना कर रही होती है, ये कहते हुए कि मैं तो पुरवाई हूँ, जीवन दायिनी संजीवनी, बहना चाहती हूँ, आओ मेरे पंखों पर सवार हो जाओ, उड़ो मेरे साथ निर्द्वंद होकर। लेकिन उसकी प्रार्थनाएं कोई नहीं सुन रहा। हर ओर नीरवता, हर तरफ केवल सन्नाटा ही सन्नाटा। पढ़ते पढ़ते मन काव्य में हो जाता है, पर आंखें नम होने लगती हैं। मैं अगले स्टेटस की तरफ बढ़ती हूँ। मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि आखिर कौन है जो इस शोरगुल में भी नीरवता भर जाता है। क्यों करता है वो ऐसा। इतनी भीड़ के होते हुए भी क्यों जीवन ऐसे निरापद और एकाकी हो जाते हैं। क्या किसी के पास कोई उत्तर है। मैं अपने आप से कहती हूँ, नहीं है कोई भी उत्तर। आज सुबह सुबह ये उदासी भरे स्टेटस को पढ़कर मन और व्यथित हो जाता है। मैं और आगे बढ़ती हूँ। और कोई स्टेटस विशेष नहीं लग रहा, लेकिन तभी एक स्टेटस पर आंखें ठहर जाती हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं उसे दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ती हूँ। मोना अब हमारे बीच नहीं रही। उसने हॉस्टल की 4 मंजिली इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या। अचानक मेरे मुंह से निकलता है। क्यों, किस लिए, कब। अनेक प्रश्न एक साथ मेरा पीछा करने लगते हैं। दिमाग भन्नाने लगता है। आत्महत्या। वो आत्महत्या कैसे कर सकती है। क्या हुआ है उसके साथ। कहीं, ओह नहीं, जाने कैसे कैसे विचार आने लगते हैं।
फिर भी चाहे कुछ भी हो, कोई भी कारण जिंदगी से बड़ा तो नहीं हो सकता। आत्महत्या क्या किसी भी समस्या का समाधान हो सकती है? मोना, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं थी ना, तुम मुझसे बातें कर सकती थी। मुझे क्यों तुमने अपनी परेशानी में शामिल नहीं किया? एक बार कहकर तो देखती। ओह, निरीह असहाय अवस्था में मैं अंदर ही अंदर छटपटाने लगती हूँ। बेबसी में इधर उधर देखती हूँ। कोई दिखाई नहीं देता सिवा मोना के। मोना मेरी फेसबुक मित्र थी। मैं अनजान लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ती, लेकिन मोना ने संदेश दे देकर मुझे मजबूर कर दिया और मुझे उसे फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना पड़ा। अगले दिन एक अजीब सी घटना घटी। हुआ यूं कि मोना ने अपने स्टेटस पर मराठी कविता पोस्ट की। मुझे टैग करने के बाद उसने मुझे मैसेज किया, मॉम, आप मेरा स्टेटस अवश्य पढ़ें। मॉम, ये संबोधन पढ़कर मैं चौंकी। किसी भी रिश्ते को नाम देना क्या ज़रूरी हो जाता है? क्या बिना नाम के संबंध नहीं होते? क्या मित्र शब्द अपने आप में पर्याप्त नहीं? उसने मुझे मॉम क्यों कहा? वो मेरे नाम के आगे जी लगा सकती थी। अगर और भी अधिक सम्मान देना चाहती थी तो दीदी कह सकती थी, लेकिन मॉम क्यों कहा? मैं थोड़ा असहज हो गई थी। मैंने उसे मैसेज किया, मोना, आप मेरी मित्र हैं इसलिए मित्र बनी रहें। मेरा एक नाम है जो बुरा नहीं है। अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं समझी उसने मेरी बात स्वीकार कर ली है। अगले दिन उसने गुजराती कविता पोस्ट की, फिर मुझे टैग किया उसी तरह के मैसेज के साथ। मॉम, आप गुजराती मराठी दोनों भाषाएं जानती हैं। आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा है, आपके लिए विशेष रूप से ये कविता जरूर पढ़ें मॉम। सच कहूँ तो मैं इस तरह के किसी भी रिश्ते पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। ये आभासी दुनिया है जहाँ केवल प्रोफाइल के द्वारा जान पहचान होती है। कई बार आइडेंटिटी तक फेक होती है, जेंडर तक फेक होता है। मैंने उससे फिर मैसेज किया, मोना, ये क्या है? तो मुझे मॉम क्यों कहती हो? मॉम बड़ा प्यारा रिश्ता है, इसकी अपनी मर्यादाएं हैं। ये संबंधों की वो पराकाष्ठा है जहाँ जीवन भी घुटने टेक कर चरणों में झुक जाता है। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम भी मुझे नहीं जानती, फिर ये संबोधन क्यों? वो चुप रही, लेकिन लगातार मॉम कहती रही। मैंने उसकी प्रोफाइल पर जाकर देखा, वहाँ उसकी एक भी फ़ोटो नहीं थी। वो इंजीनियरिंग की छात्रा थी, मुंबई के किसी हॉस्टल में रहती थी, कॉलेज का नाम भी नहीं था। मैंने उसके स्टेटस पढ़े, वहाँ केवल वही कविताएं थीं जिनमें उसने मुझे टैग किया था, और केवल मुझे। उन पर मेरे अलावा कोई लाइक या कमेंट भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गई कि केवल मुझे ही क्यों? उसके केवल 2 मित्र थे, लेकिन स्टेटस पर उसके पदचिन्ह नहीं थे। इसे देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठे। क्या वो बहुत अकेली थी? क्या उसके मॉम नहीं थी? हो सकता है मुझे देखकर उसे अपनी मॉम का एहसास होता हो, या मॉम और पापा अलग रहते हों तो वो डिप्रेशन की शिकार हो इसलिए मुझे मॉम कह रही हो। ओह, मेरे पास प्रश्न ही प्रश्न थे। उत्तर केवल वो दे सकती थी, लेकिन उसने देने नहीं चाहे। कई बार उसने मुझसे बिना इजाज़त लिए मेरी कविताओं का मराठी और गुजराती में अनुवाद भी किया। मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद देते हुए मैंने उससे मैसेज किया और बात करने की इच्छा व्यक्त की। मैं चैट करना पसंद नहीं करती हूँ, मगर मोना में कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार उसके विषय में जानने के लिए उकसा रहा था। मोना चुप रही। उसने ना तो उत्तर दिया और ना ही अपना फ़ोन नंबर दिया। हाँ, कविताएं लगातार पोस्ट करती रही, टैग भी करती और मॉम कहकर कविता पढ़ने के लिए मैसेज भी देती रही। मैं मित्र होने से पहले एक स्त्री भी थी, और मैं देख रही थी कि मेरे भीतर की स्त्री अब पिघलने लगी है। आभासी दुनिया की दीवार ढहती जा रही है और मोना मेरे व्यक्तिगत क्षेत्र में सेंध लगाती जा रही है। मैं बराबर उसे देख रही थी, लेकिन जाने क्यों उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, जैसा कि शुरुआती दिनों में किया करती थी। इस आभासी दुनिया के अंधेरे उजालों से अच्छी तरह परिचित होने के बावजूद जाने ही कैसा एहसास था जो मुझ पर हावी होता जा रहा था। एक अजीब सा बदलाव मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी। अजीब तो था, लेकिन कहीं भीतर अनिर्वचनीय सुख की अनुभूति भी हो रही थी। मेरे बार बार आगाह किए जाने के बाद भी मेरे अंदर की स्त्री उस सुख से वंचित होने के लिए तैयार नहीं थी। उसका लगातार मॉम कहना मेरे अंदर की स्त्री को अब भाने लगा था। वो एक माँ की तरह उससे प्यार करने लगी थी, उसकी चिंता करने लगी थी। हर रोज़ उत्सुकता रहती और प्रतीक्षा भी कि आज वो मॉम लिखने के साथ साथ कुछ और भी लिखेगी।
अपने मन की गुत्थियों को मेरे समक्ष रखेगी जैसा बच्चा अपनी माँ के सामने खोलता है। कहते हैं स्त्री प्रेम है, ये पूरी की पूरी कायनात उसी के प्रेम पर टिकी है। सदियों से पीड़ित होने के बावजूद भी वो अपने इस मूल तत्व को नहीं छोड़ती। वो सृष्टा है, हर तकलीफ सहकर भी सृष्टि को जन्म देती है। जानते हैं आप गर्भ की पीड़ा क्या होती है? अगर नहीं जानते तो पूछिए किसी स्त्री से, वो सुनाएगी इस मर्मांतक पीड़ा को झेलने का राग जो उसने अपने ही जैसी किसी दूसरी स्त्री से सीखा होगा। मेरे अंदर की स्त्री इस दर्द को सहने का मन बना चुकी थी। इस पीड़ा में भी वो आनंदित हो रही थी। सच तो ये था कि वो मेरे गर्भ में उसी दिन आ गई थी जिस दिन उसने मुझे मॉम कहा था। धीरे धीरे प्रेम पनपता रहा। अब 9 महीने बाद उसे जन्म लेना था। वो मेरे गर्भ में बढ़ रही थी, उसका जन्म निश्चित था। वो मेरी मानस पुत्री थी, मैं माँ यशोदा थी, यानी प्रेम का वो दिव्य स्वरूप जो किसी भी स्त्री को संपूर्ण स्त्री बनाने में सर्वसिद्ध साबित होता है। मेरे अंदर की स्त्री मुस्कुरा रही थी, वो पूर्ण होने जा रही थी। अपने मातृत्व पर उसका इठलाना मैं देख रही थी। बेगम का तकिया का एक वाक्य याद आ रहा है, आदमी जिससे वाबस्ता है उसी से परेशान भी है। कितना सही है। और सही ये भी है कि स्त्री परेशानियों से नहीं डरती, इसीलिए चाहे कोई भी रिश्ता हो वो टूट कर प्रेम करती है। मैं भी कर रही थी उस एक अनजान लड़की से जिससे मैं कभी नहीं मिली, जिसकी तस्वीर तक मैंने नहीं देखी, जिसके विषय में मैं कुछ नहीं जानती। उससे प्रेम करने लगी, उसे बेटी समझने लगी और स्वयं को उसकी मॉम। ताज्जुब, ये बात जितनी सुखकर और आनंददायी है उतनी ही पीड़ादायी और दुखद भी। मेरी चेतना लक्ष्मण रेखा बन जाती, मगर मेरी ममता उसके पार जाने का साहस कर चुकी थी। उस समय मैं केवल स्त्री थी और स्त्री के दुस्साहस पर अवाक भी। लगता था जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है। उधर से केवल मॉम शब्द जादू का काम कर रहा था, इधर मेरे अंदर की स्त्री पूर्णता प्राप्त करते करते भूल गई थी कि फेसबुक एक आभासी दुनिया है जहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो तो मोना से मिलने के मंसूबे बना रही थी। इस बार मुंबई जरूर जाना है, एक बार देखना है मेरी मानस पुत्री कैसी दिखती है। उससे मिलना है, उसके मन की गुत्थियों को खोलना है, मॉम कहने के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाना है, उसे ढेर सारा प्यार करना है। एक ही धुन उससे मिलने की मन में व्याप्त हो गई थी। बेटी की माँ होने का सुख केवल वही जान सकता है जिसने बेटियों से प्रेम किया है। ओह, जब मैं प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तभी ये गाज गिर गई। मोना अब नहीं रही। मुझे लगा किसी ने मेरी कोख पर जोर से लात मारी हो और मेरा गर्भ गिर गया हो। मेरे अंदर की स्त्री जोर से चीखती है, दहाड़ मार के रोती है, लेकिन कोई नहीं सुन पाता। मेरी चीख, मेरी आवाज़ें, मेरा दर्द लौट कर मुझ तक वापस आ जाता है। अब किससे मालूम करूं? उसका मेरा कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी तो नहीं है। मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं, कोई पता ठिकाना नहीं। केवल मुंबई नाम से इतने बड़े शहर में उसका पता लगाया भी जाए तो कैसे? उसने आत्महत्या क्यों की, ये प्रश्न मुझे बार बार परेशान कर रहा था। क्या ये प्रेम का मामला हो सकता है, या पढ़ाई संबंधित कोई परेशानी इसकी वजह हो, या फिर कहीं कोई छेड़छाड़ या बलात्कार का मामला तो नहीं? रेप, ओह, एक ऐसी घिनौनी हरकत है जो समय के माथे पर काला धब्बा बनकर उभरती है, जहाँ सूरज भी निकलने से शर्माता है। आए दिन होने वाली ये घटनाएं समाज के मुंह पर जोरदार तमाचा ही नहीं जड़ती, बल्कि सभ्य होते हुए हमारे समाज में असभ्यता के सारे दायरे तोड़ती हुई जंगली जानवरों का नग्न नृत्य भी दिखाती हैं, सत्ता का खोखलापन दिखाती हैं, न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। आह, कहाँ से लाऊं इन सब प्रश्नों के उत्तर? जाने कैसी पीड़ा से गुजरी होगी, जाने क्या हुआ होगा। आत्महत्या को यूं ही तो नहीं करता। सोच सोच कर जैसे मैं पगलाए जा रही थी। काश मुझसे कह पाती, काश मुझसे कह देती। मुझे मॉम कहती थी तो मुझे अपने दुख में भी शामिल करना चाहिए था। ये कैसा संबंध जहाँ एक तरफ बाहरी परिकोष्ठ में निर्लिप्त चुप्पी के साथ अजनबीपन का दूर तक फैला हुआ एक विस्तृत आकाश था, वहीं दूसरी तरफ भीतर एकाकार संभाव से उत्पन्न एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ अद्वैत था, रगों में दौड़ता हुआ प्रेम का, ममता का सैलाब था, प्रसव वेदना थी, बेचैनी थी, एक ऐसी पीड़ा थी जिसे केवल मैं अनुभव कर रही थी। वहाँ इस समय मोना थी, केवल मोना मेरी बेटी और मैं उसकी मॉम। मैंने फेसबुक पर आना जाना कम कर दिया।
वहाँ कोई मुझे बहन कहता या दीदी कहकर पुकारता तो मैं सतर्क हो जाती और अपने आप में सिमट जाती, किसी से बात नहीं करती। मुझे मोना याद आती जिसने मुझे मॉम कहा और यूं ही ऐसे बिना मिले अपनी मॉम को छोड़कर चली गई तो कैसे। मैं उदास रहने लगी। पढ़ना लिखना भी अच्छा नहीं लगता। सब उदासी का कारण पूछते। मैं कह नहीं पाती। कहूँ भी तो क्या? कौन विश्वास करता इस आभासी रिश्ते की ममता पर, उस गर्भपात पर या उस मर्मांतक पीड़ा पर जो मैंने सही, जो मेरे अंतस ने झेली, जो चुपके से मेरी अंतड़ियों में समा गई। इतना लाचार, इतना निरीह मैंने अपने आप को पहले कभी महसूस नहीं किया। यह सही था कि मेरे कोई बेटी नहीं थी। मोना ने मुझे बेटी की माँ होने का एहसास कराया और ये एहसास भी कराया कि बेटी का होना और बेटी का बिछड़ना क्या होता है। उसके जाने से मुझे बार बार आभास होने लगा कि मैं असंख्य टुकड़ों में खंडित हो गई हूँ और कोई भी मूर्तिकार अब मुझे नहीं जोड़ पाएगा। लेकिन मैं गलत थी। मुझे मोना के प्रेम ने तोड़ा भी तो उसी के प्रेम ने फिर से जोड़ा भी। कहते हैं समय सबसे बड़ा चितेरा है, वो कब क्या रच दे आप जान भी नहीं सकते। मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा सालती रही कि मैं अपने उस फेसबुकिया बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी बेटियों के लिए तो कुछ कर सकती थी। मेरे अंदर एक मंथन चलता रहा। धीरे धीरे मुझे आभास हुआ कि मैं जो कुछ कर सकती हूँ मुझे करना चाहिए। यही सोचकर मैंने बेटी बचाओ का अभियान प्रारंभ किया। झोपड़ी झुग्गी से लेकर स्कूल कॉलेज तक में कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा मॉम, जहाँ कोई भी पीड़ित लड़की या स्त्री मुझसे अपनी पीड़ा निसंकोच बांट सकती थी। तब मैं केवल एक बेटी की मॉम थी, लेकिन अब जगत मॉम बन गई। यह देखकर, महसूस कर मेरे अंदर की स्त्री जो पूरी तरह से मॉम बन चुकी थी, कुछ सुकून में थी और गुनगुना रही थी। आज सारी बेटियां मेरी अपनी हैं और मैं सबकी मॉम। मोना, देख रही हो ना अपनी फेसबुकिया मॉम को? अभी आप सुन रहे थे एक भावनात्मक कहानी जिसे लिखा था गीता पंडित जी ने। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।